एक ऐसा आइलैंड जहाँ रहते हैं बड़े बड़े जाइंट जो कि इंसानों को जिंदा ही मार कर खा जाते हैं। एक बार जो वहाँ चला गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। अब एक टोली जो कि निकलती है एक खास खजाने की तलाश में, लेकिन पहुँच जाती है उस खतरनाक आइलैंड पर। अब देखना ये है क्या ये लोग बचकर उस आइलैंड से निकल पाएंगे या नहीं, और क्या होगा इनके साथ। चलिए कहानी को शुरू से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वन पीस सीरीज़ के सीज़न 2 का पार्ट 2 है। इससे पिछली वीडियोस देखने के लिए ऊपर कोने में आई बटन शो कर रहा होगा, जाओ जाकर उन वीडियोस को देख लो, वरना ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। उन सभी पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो जाओ जाकर इंजॉय करो। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम इसके चौथे एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूफी और उसकी टोली अपनी मस्त गोइंग मैरी शिप पर बैठी है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है निको रोबिन की। किसी को पता नहीं चलता कि वो कब आई कैसे आई, बस वो यहाँ पर एक साए की तरह आती है और आकर शिप पर बैठ जाती है। वो यहाँ पर बिना मतलब के नहीं आई थी। रोबिन लूफी को एक गजब की डील ऑफर करती है। उसके पास एक इटर्नल पोस्ट था जो कोई आम कंपस नहीं था, जहाँ पर बाकी कंपस कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला सीधा उस आइलैंड का रास्ता दिखाता है जहाँ पर वन पीस का खजाना छुपा है। रोबिन का ऑफर सिंपल था, ये कंपस ले लो और मुझे भी अपने साथ ले चलो। रोबिन उन्हें सिक्योरिटी और शॉर्टकट का लालच देती है, लेकिन लूफी को किसी के इशारों पर नाचना पसंद नहीं था। लूफी कहता है हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिना सोचे समझे उस कीमती लॉक पोस्ट को तोड़ देता है। रोबिन जाते जाते एक धमकी देकर जाती है, तुमने वीवी एलाबास्ता की प्रिंसेस का साथ देकर उसके सारे दुश्मनों को अपना दुश्मन बना लिया है। अब आगे जो भी खतरे आएंगे उन्हें अकेले झेलो। लेकिन लूफी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोबिन के जाने के बाद वीवी काफी टेंशन में आ जाती है। उसे डर था कि आगे आने वाले आइलैंड बहुत खतरनाक होंगे। शिप के अंदर इस बात पर बहस होती है, लेकिन एंड में सब लूफी के ऊपर भरोसा करते हैं। इन सब ने मिलकर पहले भी काफी खतरों का सामना किया है और ये आगे भी ऐसे ही खतरों का सामना करते रहेंगे। तभी उनके सामने एक नया आइलैंड आता है, लिटिल गार्डन। अब वैसे तो इस आइलैंड का नाम लिटिल गार्डन है, लेकिन यहाँ की कोई भी चीज छोटी नहीं है, बल्कि अपने साइज में दुगनी होती है। ये आइलैंड एकदम सुनसान पड़ा था, यहाँ तक कि यहाँ पर किसी भी इंसान का निशान तक नहीं मिलता। बस इनके सामने एक घना और पुराना जंगल होता है। अब उस जंगल के अंदर क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा। पर लूफी जो कि एडवेंचर का शौकीन है, वो तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। वो जानना चाहता था कि इस आइलैंड के अंदर क्या है, और बाकी टोली के मेंबर भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जहां पर लूफी जाता है खतरा अपने आप वहां पर पहुंच जाता है। लूफी के कहने पर सब लोग इस अनजान आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए नीचे उतर जाते हैं, लेकिन उसोप वो बहुत डर रहा था। उसे लगता है कि इस आइलैंड पर कोई बहुत बड़ा जाइंट होगा जो कि उन सबको मारकर खा जाएगा। लेकिन अपनी टीम के साथ वो इस जंगल में आ तो जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो डर के मारे वापस भागकर शिप पर आ जाता है। इधर बाकी मेंबर अपनी छोटी छोटी टोली बना रहे थे। सांजी को खाना बनाना था, तो वो जोरो के साथ निकल जाता है शिकार करने के लिए। नामी और वीवी एक साथ निकलते हैं, लेकिन जब नामी देखती है कि उसोप गायब है तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है और वीवी लूफी के साथ हो जाती है। लूफी और वीवी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, और जैसे ही वो सामने देखते हैं वहां थे डायनासोर। इसका मतलब साफ था, ये आइलैंड लिटिल गार्डन सदियों से दुनिया से छुपा हुआ है। ये देखकर वीवी डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन लूफी वो अपने हाथ लंबे करके डायनासोर का सर पकड़ लेता है और उसके सर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ सांजी और जोरो जंगल के बीच में होते हैं। तभी उनके सामने आता है एक खतरनाक टीरेक्स। अब ये दोनों तो खतरनाक फाइटर थे, तो इनके लिए ये कोई बड़ा खतरा नहीं था। दोनों मिलकर बड़ी आराम से उस टीरेक्स को मार देते हैं और बाद में फाइट करते हैं कि इस टीरेक्स को आखिर किसने मारा, क्योंकि जोरो ने उस डायनासोर के ऊपर अपनी तलवार से वार किया था, जबकि सांजी ने एक लात में उसे गिरा दिया था। खैर इनकी बहस तो हमेशा की तरह चलती ही रहती है। इधर उसोप डर के मारे शिप पर वापस आ गया था और दिखावे के लिए शिप की सफाई करना शुरू कर देता है। नामी वहां पहुंचती है और उसे कहती है हम यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए आए हैं, हम सब एक साथ हैं और तुम फिर भी डर रहे हो। लेकिन अभी उनकी बातें चली रही थी कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा जाइंट पता नहीं कहां से आता है और इन दोनों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि लूफी उस डायनासोर के सर के ऊपर अभी भी बैठकर मजे कर रहा था। वीवी नीचे से चिल्लाती है लूफी नीचे उतरो, हमें आगे बढ़ना है। पर लूफी उल्टा उसे ही अपने हाथों से ऊपर ले आता है और कहता है वीवी क्या तुमने कभी डायनासोर की सवारी की है?
लाइफ में ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वीवी बेचारी पहले तो थोड़ी टेंशन में होती है, उसे अपने किंगडम एलेबास्ता की फिक्र होती है। तभी यहाँ पर लूफी एक बहुत ही प्यारी बात कहता है, वीवी जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो आने वाला है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जो अब चल रहा है फिलहाल तुम उसमें जियो, क्योंकि क्या पता हम कल हो या ना हो। खैर अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जोरो का बर्ताव अचानक से बहुत अजीब हो जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, अपना होश खो बैठता है। ये देखकर सांजी भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता। अब लूफी और वीवी को वहाँ पर बहुत सारा खाना बना हुआ मिलता है। लूफी बिना सोचे समझे उस खाने को खाना शुरू कर देता है, लेकिन ये खाना एक बहुत बड़े जाइंट का था। इस जाइंट का नाम होता है डोरी। वहीं दूसरी तरफ नामी और उसोप की हालत खराब हो जाती है। उन्हें एक दूसरे जाइंट ने पकड़ा हुआ था जो बड़ी बड़ी सब्जियां काट रहा था। नामी और उसोप को लगा कि आज तो उनका खाना बनने वाला है। नामी डर के मारे उसोप से कहती है, इसका ध्यान भटकाओ, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती हूँ। अब उसोप का सबसे बड़ा हथियार था उसकी नकली कहानियाँ। उसोप उस जाइंट से बातें करना शुरू करता है और उसे अपने झूठे बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देता है, जिसे जाइंट काफी इंजॉय करता है। बातों ही बातों में पता चलता है कि ये जाइंट एक अच्छा इंसान है। वो उन्हें यहाँ पर खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि दोस्त बनाने के लिए लाया था। इस बड़े से जाइंट का नाम होता है ब्रोगी। अब ब्रोगी कहता है, मैं काफी बाद किसी इंसान से मिला हूँ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसोप की नकली कहानियां सुनकर ब्रोगी उसका बहुत बड़ा फैन हो गया। उसे लगा कि शायद उसोप ही उनकी टोली का कैप्टन होगा। अभी बातें चली रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है। आइलैंड का ज्वालामुखी फट जाता है। ब्रोगी कहता है कि अब वक्त आ गया। नामी और उसोप को पता चलता है कि इस आइलैंड पर दो जाइंट रहते हैं, ब्रोगी और डोरी, और ये दोनों ही जाइंट पिछले 100 सालों से हर रोज आपस में लड़ रहे हैं। इन्हें ये तक याद नहीं कि इनकी लड़ाई शुरू किस बात पर हुई थी, पर यह उनका उसूल बन गया है। जाइंट की उम्र 300 साल तक होती है, तो उनके लिए 100 साल की जंग बस एक डेली की रूटीन है। ज्वालामुखी फटने का मतलब उनकी लड़ाई का अब टाइम हो चुका है। इसी बीच हम देखते हैं मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को। ये दोनों वही दुश्मन हैं जो पिछले आइलैंड से बचकर यहाँ आए थे। गर्मी और थकावट ने इनका बुरा हाल कर दिया, पर मिस्टर जीरो के ऑर्डर फॉलो करना इनकी मजबूरी है। उनका मिशन सिंपल है, प्रिंसेस वीवी को खत्म करना। लेकिन जंगल में इनकी मुलाकात होती है मिस्टर 3 से, जो बताता है कि मिस्टर जीरो तुम दोनों से गुस्सा है और अब प्रिंसेस वीवी को खत्म करने का काम मुझे मिल चुका है। मिस्टर 3 के पास भी डेविल फ्रूट की पावर थी। वो अपने हाथों से मोम निकाल सकता है और कुछ भी बना सकता है और किसी को भी पुतले में बदल भी सकता है। अब मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन अपनी नौकरी और जिंदगी बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। तब मिस्टर 3 उन्हें एक छोटा सा काम देता है। वो कहता है, इस आइलैंड पर दो बड़े बड़े जाइंट हैं और मुझे पता चला है कि उन जाइंट की दोस्ती लुटेरों की टोली और प्रिंसेस वीवी से हो गई है, और अगर अब मैं उन्हें मारूंगा तो वो जाइंट मेरे रास्ते में आएंगे, तो तुम उन्हें रास्ते से हटा दो और उन्हें ख़त्म कर दो। मैं मिस्टर जीरो से तुम्हारी सिफारिश करूंगा कि तुम्हें जान से ना मारे और तुम्हें जिंदा छोड़ दे। और अब मिस्टर 3 एक बहुत ही घटिया और दिमागी खेल खेलने वाला था। लूफी और वीवी अभी भी जाइंट डोरी के साथ है। लूफी अपना छोटा सा टिफिन निकाल कर डोरी को ऑफर करता है। अब सोचो, एक पहाड़ जैसे जाइंट के लिए वो टिफिन क्या ही होगा, वो उसके दांत के बराबर भी नहीं। लेकिन डोरी लूफी की इस मासूमियत को देखकर खुश हो जाता है। जब वीवी का इंट्रोडक्शन होता है कि वो एलेबास्ता की प्रिंसेस है, तो डोरी उसे इज्जत देता है। वो कहता है, मैंने सदियों में पहली बार किसी राजकुमारी को देखा है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अब डोरी भी ब्रोगी से फाइट करने के लिए निकल पड़ता है और वीवी और लूफी को अपने साथ ले जाता है। इधर नामी और उसोप भी अभी ब्रोगी से बातें कर रहे थे। जब इन जाइंट की फाइट का वक्त होता है तो एक खेल हो जाता है। नामी अचानक सुन हो जाती है, जैसे उसने अपना होश खो दिया हो। उसोप उसे आवाज देता है, हिलाता है, पर नामी कोई रिएक्शन नहीं देती। अब जोरो और नामी को अचानक से हो क्या गया? क्या ये सब उन जाइंट की कोई चाल है या फिर उन एजेंट ने कुछ काम किया है? अब ये तो आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जोरो की हालत और भी अजीब थी। वो बिना बात के पागलों की तरह हंसे जा रहा था। सांजी ने अकेले ने पूरे डायनासोर को ढेर कर दिया और वो जोरो से थोड़ी मदद मांगता है, पर जोरो तो अपनी ही दुनिया में मगन था।
एंड में पूरी टोली लूफी, वीवी, उसोप और नामी एक जगह जमा होते हैं, लेकिन नामी की हालत खराब थी। वो बिल्कुल बेजान होकर एक पत्थर पर लेट जाती है। इसी बीच दोनों जाइंट डोरी और ब्रोगी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अपनी फाइट शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीवी को समझ नहीं आता कि इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं। वीवी बेचारी नामी से कहती है, नामी तुम तो समझदार हो, तुम इन्हें रोकती क्यों नहीं। पर नामी, वो तो जैसे गहरी नींद में थी, उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। लड़ाई शुरू होने से पहले डोरी और ब्रोगी एक पुरानी परंपरा निभाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बनाई हुई ड्रिंक पीते हैं। दोनों बड़े बड़े गिलास से घूंट भरते हैं और अपनी सदियों पुरानी जंग को दोबारा शुरू कर देते हैं। ये दोनों कोई आम जाइंट नहीं थे, बल्कि पुराने जमाने के एक खतरनाक लुटेरे थे जिनके ऊपर करोड़ों का इनाम था। लेकिन तभी एक घिनौनी साजिश से पर्दा उठता है। लूफी और उसोप की नज़र दूर खड़े मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटाइन पर पड़ती है। उन्हें एहसास होता है कि ब्रोगी की ड्रिंक के अंदर जहर मिलाया गया था, और सबसे दुख की बात यह होती है कि वो ड्रिंक उसे उसके सबसे प्यारे दोस्त डोरी ने दी थी, जिसे खुद भी ये नहीं पता था कि शराब में जहर था। अचानक एक धमाका ब्रोगी के पेट के अंदर होता है। बेचारा ब्रोगी लड़ाई के बीच कमजोर पड़ जाता है। डोरी की तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है। ब्रोगी जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ पर यह लगता है कि उसका खेल खत्म हो गया। उसोप पागलों की तरह ब्रोगी के पास भागता है। उसका दिल टूट जाता है। वो चीखता है, ब्रोगी उठो, ये धोखा है, ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी, तुम जहर की वजह से कमजोर हो गए थे। इधर लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब मिस्टर फाइव का खेल है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन रास्ते में उसे एक मासूम सी दिखने वाली बच्ची मिलती है। ये कोई आम बच्ची नहीं थी, इसका नाम मिस गोल्डन वीक था। उसके पास भी कलर की कोई डेविल फ्रूट की पावर थी जो किसी के दिमाग को काबू में कर सकती थी। अब वो धोखे से लूफी के चेहरे पर एक चित्र बना देती है और लूफी भी स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है। और इसी बच्ची ने जोरो और नामी को भी अपने रंग से उन्हें अपने वश में कर लिया था। अब इनका पूरा दिमाग उस छोटी सी बच्ची के कंट्रोल में आ गया है। ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और मिस गोल्डन वीक मिस्टर थ्री की पार्टनर है। वीवी भागती हुई लूफी के पास आती है मदद मांगने के लिए, पर लूफी वो तो बस खड़ा होकर रो रहा था। नामी पहले ही बेहोश पड़ी थी। तभी उसके पीछे मिस वैलेंटाइन आती है जो कि उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ सांजी जब डायनासोर का मांस शिप पर रखकर जोरो को लेने के लिए वापस आता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि मिस वैलेंटाइन और मिस्टर फाइव ने भागती हुई प्रिंसेस वीवी को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से बांध दिया। इधर डोरी, जब उसे पता चलता है कि उसकी शराब में जहर था और ब्रोगी ये लड़ाई जानबूझकर हारा है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो सीधा ब्रोगी के घर जाता है। उसके दिल के अंदर दुख होता है। वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था। वो ब्रोगी को श्रद्धांजलि देता है और कहता है कि तुम एक महान योद्धा थे, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा, तुमने पूरी ईमानदारी के साथ ये लड़ाई लड़ी। लेकिन वहां पर तभी मिस्टर थ्री की एंट्री होती है, जो कि अपनी पावर से डोरी के हाथ में एक मोम का चाकू घुसा देते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि बहुत देर कर दी जाइंट, क्योंकि अब तुम नहीं बच सकते। उसे लोगों को आर्ट में बदलना पसंद है। वो डोरी जैसे विशाल जाइंट पर इतना सारा गर्म मोम डालता है कि वो देखते ही देखते एक मूर्ति बन जाता है। जब वीवी की आंख खुलती है तो उसके सामने दिल दहलाने वाला नजारा होता है। उसके पास नामी और जोरो लटके हुए थे, लेकिन उनके पैरों पर वही अजीब निशान थे जिनकी वजह से वो होश में नहीं थे। वीवी को समझ में आ जाता है कि उसके सारे दोस्त हार चुके हैं और अब वो इस आइलैंड पर बिल्कुल अकेली रह गई है। अब क्या स्ट्रॉ हैट की टोली इस मोम के जाल से निकल पाएगी? क्या उसोप और सांजी मिलकर पूरी की पूरी टीम को बचा पाएंगे या नहीं? और इसी सस्पेंस के साथ इसका चौथा एपिसोड खत्म होता है। लेकिन बिना टाइम वेस्ट करे हम इसके अगले एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इसके 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है। जंगल के बीचों बीच एक मोम का बड़ा सा घर बना होता है। इस घर के अंदर हम देखते हैं वीवी, नामी और जोरो को, जो मोम के मजबूत जंजीरों में बंधे होते हैं। वीवी होश में थी क्योंकि उसके ऊपर मिस गोल्डन वीक के कलरों का कोई भी निशान नहीं था। वीवी बड़ी मुश्किल से नामी के पैर से वो कलर का मार्क मिटा देती है। जैसे ही निशान मिटता है नामी होश में आ जाती है। वो डर जाती है कि अचानक उसके इमोशन इतने आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गए थे।
लेकिन दोस्तों जोरो अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि उसके पैर पर अभी भी मिस गोल्डन वीक के कलर का निशान था। इधर मिस्टर थ्री एक बहुत बड़ा मोम का केक तैयार करता है। तभी वहां पर एंट्री होती है मिस गोल्डन वीक की। मिस्टर थ्री ये चाहता था कि वो खुद कैप्टन लूफी को खत्म करे, पर गोल्डन वीक जिद पर अड़ जाती है। वो बोलती है, लूफी मेरा खिलौना है, अगर तुमने उसे टच भी किया तो मैं उसे छोड़कर तुम्हें अपना खिलौना बना लूंगी। अब मिस्टर थ्री डर कर पीछे हट जाता है। वो गोल्डन वीक को बताता है कि उसने ये केक क्यों बनाया है। वो नामी, जोरो और वीवी को इस केक के ऊपर रखकर ऊपर से मोम की बारिश करेगा ताकि वो तड़प तड़प कर जिंदा मोम के पुतले बन जाए। अब पूरी टोली में सिर्फ उसोप ही बचा था जो सही सलामत था। वो चुप कर ये सारी बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि लूफी बीच के किनारे बैठा हुआ है। उसोप तुरंत लूफी के पास भागता है क्योंकि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसोप लूफी के पास पहुंचकर उसे हिलाने की बहुत कोशिश करता है, पर लूफी किसी और ही दुनिया में था। मिस गोल्डन वीक के रंग के जाल ने उसके दिमाग को सुन कर दिया था। उसोप चिल्लाता है, लूफी उठो, सब खतरे में है, हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन लूफी एकदम टूट चुका था। वो अचानक रोने लगता है। उसे लग रहा था कि वो एक नाकाम कैप्टन है, न उसके पास कोई हथियार है न ही कोई खास ताकत। ये लूफी नहीं बल्कि गोल्डन वीक उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी। दूसरी तरफ सांजी शिप से उतरता है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तभी उसकी नजर पड़ती है मिस्टर थ्री के बनाए हुए उस अजीब वैक्स हाउस पर। अब सांजी डरने के बजाय सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर से घर खाली था, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट देखकर सांजी को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। असल में मिस्टर थ्री ने नामी, वीवी और जोरो को वहाँ से हटाकर विशाल मोम के केक के ऊपर बांध दिया था। नामी और वीवी अपनी मौत को सामने देख रही थी क्योंकि ऊपर की बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जला दी गई थी। धीरे धीरे पिघलता हुआ गर्म मोम उनके शरीर के ऊपर गिर रहा था। लेकिन जोरो वो अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि वो अभी भी अपने होश में नहीं था। अब नामी और वीवी एक स्मार्ट प्लान बनाती है। वो मिस्टर थ्री को उकसाती है, मिस्टर थ्री तुम कैसे आर्टिस्ट हो, मरने वालों के चेहरों पर डर होना चाहिए। पर जोरो वो तो हंस रहा है, तुम्हारा टॉर्चर फेल हो गया। ये बात मिस्टर थ्री के ईगो पर लग जाती है। वो गुस्से में जोरो के पैर से वो कलर का मार्क मिटा देता है ताकि जोरो डर सके। पर दोस्तों ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। होश में आते ही जोरो अपनी तलवार निकाल कर मिस्टर थ्री पर हमला करता है, लेकिन मिस्टर थ्री बहुत चालाक था। वो तुरंत पीछे हट जाता है और अपनी जान बचा लेता है और साथ ही अपनी मोम की पावर से उन तीनों के पैरों को मोम से जमा देता है। अब जोरो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो अपनी तलवारों से उस मोम के केक को काट नहीं सकता। इधर जंगल में मिस गोल्डन वीक लूफी के साथ अपना खतरनाक खेल जारी करती है। उसके पास 5 अलग अलग कलर थे, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक। वो कभी ब्लू फेंक कर लूफी को उदास कर रही थी तो अचानक रेड कलर लगाकर उसे गुस्से में पागल कर देती है। लूफी एक कठपुतली बनकर रह गया था और वो साइको लड़की उसके इमोशन के साथ खेलती जा रही थी। सांजी अभी मिस्टर थ्री के वैक्स हाउस में होता है और मजे से वाइन पी रहा था कि अचानक उसकी नजर एक ड्रॉर पर पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें स्ट्रो हैट की टोली के हर मेंबर की वांटेड फोटो थी और उसकी प्रोफाइल भी, सिवाय सांजी के। अब ये देखकर सांजी को समझ में आ जाता है कि उसके सारे दोस्तों की जान खतरे में है और अब वो अकेला बचा है जो कि उन्हें इस जाल से निकाल सकता है। तभी अचानक एक अजीब सा टिनटिन मोशी बजने लगता है जो कि वन पीस के अंदर एक कॉलिंग सिस्टम है जिससे लोग बात करते हैं। अब सांजी कॉल उठाता है और उसे पता चलता है कि ये कॉल पर कोई और नहीं बल्कि बरूक वर्क का असली बॉस मिस्टर जीरो है। सांजी अपना दिमाग चलाता है और अपनी आवाज बदलकर मिस्टर थ्री बन जाता है। वो कहता है, सर मिशन पूरा हो गया, मैंने स्ट्रो हैट की टोली को खत्म कर दिया और प्रिंसेस वीवी को पकड़ लिया। मिस्टर जीरो खुश हो जाता है लेकिन वो इन्फॉर्म करता है कि उसने कुछ और एजेंट को वहां पर भेजा है चेक करने के लिए। जैसे ही सांजी कॉल को होल्ड पर रखता है, आसमान से 2 अजीब से जानवर नीचे उतरते हैं, नंबर 13 और मिस फ्राइडे। इन्हें अनलकीज कहा जाता है। इन दोनों को शक हो जाता है कि ये मिस्टर थ्री नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है। वो तुरंत सांजी पर हमला कर देते हैं। सांजी को अब यहाँ से बचकर निकलना होगा ताकि वो अपने दोस्तों तक पहुँच सके। दूसरी तरफ जंगल में उसोप बिल्कुल टूट चुका होता है। वो अकेला घबरा कर चिल्ला रहा होता है, पर तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई देती है जो कि जानी पहचानी थी। तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। ब्रोगी
जो डोरी की तलवार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया था और हमें लग रहा था कि वो मर गया, वो अभी भी जिंदा होता है। उसोप ये देखकर काफी खुश हो जाता है। वो अपने पहले जाइंट दोस्त को जिंदा देखता है। उसोप को समझ में आ जाता है कि मिस्टर 3 और उसकी टीम को हराने के लिए वो इस जाइंट की मदद नहीं ले सकता, क्योंकि वो पहले से ही जख्मी है। उसोप उसे सारा सच बताता है। तुम दोनों की सदियों पुरानी दोस्ती का फायदा उठाया गया। ब्रोगी को जब ये पता चलता है कि उसका दोस्त निर्दोष है और ये सब के पीछे कोई और है, वो उसोप की आंखों में देखकर कहता है, उसोप, तुमने अपनी मुझे इतनी बहादुरी की कहानी सुनाई है। तुम तो एक असली योद्धा हो, तो तुम तो अकेले उनका सामना कर लोगे। अब ये सब कुछ सुनकर उसोप को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वो सोचता है कि अब उसके दोस्तों की जान उसे ही बचानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सांजी ने मिस्टर 0 के कॉल को होल्ड पर रखा हुआ था। सांजी उन दो अजीब से एजेंट नंबर 13 और मिस फ्राइडे को अपनी लातों से धोना शुरू कर देता है। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर सांजी की लातें उन्हें जमीन चटा देती है। 2 मिनट बाद उनका काम तमाम हो जाता है। अब सांजी वापस से फोन उठाता है। सांजी अब की बार अपनी रियल आवाज में बोलते हैं, ध्यान से सुनो मिस्टर 0, मैं कोई नंबर 3 नहीं हूँ, मेरा नाम है मिस्टर प्रिंस। क्रोकोडाइल गुस्से में पागल हो जाता है और बोलता है, तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत का बुलावा दिया है। तुम और तुम्हारी स्ट्रेट की टोली का निशान तक मिटा दूंगा। पर सांजी कहता है, बकवास कम करो और अपना काम करो, देखते हैं कौन किसका निशान मिटाता है, और कॉल कट कर देता है। एजेंट को हराने के बाद सांजी अपने दोस्तों को बचाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक अजीब सी चीज पड़ी मिलती है, जो कि एक इटर्नल पोस्ट था जो सीधा एलाबास्ता का रास्ता दिखा रहा था। ये किसी जैकपॉट से कम नहीं था। बिना अब और किसी आइलैंड पर रुके ये सीधा एलाबास्ता जा सकते हैं, जो कि प्रिंसेस वीवी का देश था। सांजी अब ये कीमती चीज लेकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर मिस्टर 3 अपना घिनौना खेल जारी रखते हैं। मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन उसे कहते हैं, इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, इन्हें तुरंत खत्म करो। पर मिस्टर 3 एक आर्टिस्ट है। वो कहता है कि असली मजा तो तड़पाने में है। वो वीवी को ताना मारता है कि उसने लूफी जैसे लुटेरों से दोस्ती करके उन्हें भी मौत के करीब कर दिया। वीवी के पिता मतलब एलाबास्ता के किंग चाहे कितने भी अच्छे हो, पर बरूक वर्ग के सामने कोई नहीं बचेगा। अब धीरे धीरे वो विशाल वैक्स केक घूमने लगता है और तीनों पर गर्म मोम की बारिश होने लगती है। वो ऊपर से नीचे तक स्टैचू बनने के करीब होते हैं। जंगल में मिस गोल्डन वीक ने लूफी की हालत खराब कर दी थी। उसने अब ब्लैक कलर लगाकर उसका हौसला तोड़ दिया था, जिससे लूफी की सारी उम्मीदें मिट जाती है। अब वो लड़की लूफी से कहती है, जाओ पानी में जाओ और डूब कर मर जाओ। लूफी जो पहले से ही हिप्नोटाइज है, बिना कुछ सोचे समझे पानी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे प्यारे कैप्टन उसोप की, जो अभी ब्रोगी से मोटिवेशन लेकर आ रहा था। अब वो सीधा लूफी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस कारण से मिस गोल्डन वीक की कलर की प्लेट उड़ती है और सीधा उसी के मुंह पर जा गिरती है। अब सारे कलर एक साथ मिस गोल्डन वीक के चेहरे पर मिक्स हो जाते हैं और अब वो धीरे धीरे पागल होने लगती है। अब उसोप लूफी को बचाता है और पानी से उसका कलर भी धुल जाता है। जैसे ही लूफी होश में आता है, वो पहले तो कंफ्यूज होता है, पर जैसे ही उसोप उसे उसके दोस्तों की हालत के बारे में बताता है, लूफी चीखता है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? उसोप तुरंत उसे वैक्स केक की तरफ ले जाता है। वहां पर मिस्टर 3 ने सबको लगभग पूरा जमा दिया था। नामी, ज़ोरो, वीवी की सिर्फ आंखें और नाक बाहर थी, बाकी पूरा शरीर मोम का बन चुका था। वो अपनी आंखों से आखिरी बार अपने दोस्तों को आता हुआ तो देख लेते हैं और उन्हें अब यकीन हो चुका था कि लूफी और उसोप उन्हें बचा लेंगे। लूफी को जिंदा देखकर मिस्टर 3 की फट जाती है और वो वहां से डर के मारे भाग जाता है और लूफी भी उसके पीछे निकल जाता है। अब इधर बचा था सिर्फ उसोप, जिसके सामने 2 खतरनाक एजेंट थे, मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन। उन्हें लगा कि उसोप तो सिर्फ एक मामूली सा इंसान है, उसे आराम से हरा देंगे, पर उसोप ने ठान ली थी कि आज चाहे जान चली जाए वो अपने दोस्तों को बचा कर रहेगा। उसोप ने दिमाग लगाया। वो मिस वैलेंटाइन को उकसाता है और उसे अपने पास बुलाता है। वैलेंटाइन गुस्से में आती है और उसोप को उठाकर उस वैक्स केक के ऊपर दे मारती है। उसोप का सर फट जाता है, खून बहने लगता है, पर वो रुकता नहीं। उसका प्लान ये था कि अगर मिस वैलेंटाइन अपने वजन का इस्तेमाल करेगी तो केक टूट सकता है, और सच बताऊं तो ये हो भी रहा था। तभी अचानक एक जोरदार टक्कर के साथ वो विशाल केक टूट जाता है। नामी और वीवी तुरंत आजाद हो जाते हैं। उसोप ने अपनी हड्डियां तुड़वा कर अपने दोस्तों की जान तो बचा ली थी, लेकिन ज़ोरो के पैर अभी भी उस केक के अंदर फंसे हुए थे।
आज़ाद होते ही नामी और वीवी मिलकर मिस वैलेंटाइन की धुलाई करना शुरू कर देती है। तभी उसोप एक फायर बॉम्ब केक की तरफ फेंकता है और आग के अंदर से जोरो अपनी 3 तलवारों के स्टाइल में आता है और मिस्टर 5 को काट कर फेंक देता है। इधर मिस वैलेंटाइन की भी बुरी हालत कर दी जाती है, लेकिन जंगल में लूफी और मिस्टर 3 का लुका छुपी खेल चल रहा था। मिस्टर 3 ने अपनी वैक्स की पावर से अपने नकली पुतले बना दिए थे। लूफी अब परेशान हो गया था कि असली कौन सा है और नकली कौन सा, क्योंकि वहाँ पर हर जगह सिर्फ मिस्टर 3 के पुतले ही थे। अब वो हर स्टैचू पर मुक्का मारता है, पर मिस्टर 3 इतना चालाक था कि वो पहचान में ही नहीं आता। भागते भागते मिस्टर 3 और लूफी एक टनल के पास पहुंच जाते हैं। ये टनल ब्रोगी का था। मिस्टर 3 को लग रहा था कि वो बच जाएगा, पर लूफी मिस्टर 3 को ढूंढते हुए ब्रोगी की गुफा तक पहुंच जाता है। वहां का नज़ारा देखकर लूफी का खून खोल जाता है। मिस्टर 3 ने जाइंट डोरी को एक बेजान मोम का पुतला बनाकर रखा था। जैसे ही लूफी अटैक करता है, मिस्टर 3 उसके हाथों को भारी वैक्स हैमर में जमा देते हैं। मिस्टर 3 अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने लूफी को गर्म कर दिया। लूफी गुस्से में वही भारी वैक्स हैमर घुमाकर मिस्टर 3 के मुंह पर दे मारता है। एक ही पंच में उस कैंडल मैन के सारे दांत टूट जाते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो मौके पर ही बेहोश हो जाता है। अब लूफी उस हैमर को दोबारा से उठाकर डोरी के पुतले पर मारता है, जिससे मोम को तोड़ देती है और अब डोरी भी आज़ाद हो जाता है। पूरी टोली अब एक साथ थी। जोरो, नामी और वीवी उस केक वैक से बाहर आ चुके थे। सब मानते हैं कि आज का असली हीरो उसोप है, क्योंकि अगर वो दिमाग नहीं लगाता तो आज स्ट्रेट की टोली उस केक के ऊपर पुतले में बन चुकी होती। तभी सांजी भी वहां पहुंचता है। उसकी हालत भी थोड़ी खराब थी, लेकिन उसके हाथ में सबसे कीमती चीज थी, एलेबास्ता का इटर्नल पोस्ट, जिसे देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो फाइनली वीवी के देश जा रहे थे। अब सब सही सलामत आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्टर 3 को हरा दिया था। डोरी और ब्रोगी की दुश्मनी अब दोस्ती में बदल चुकी थी। वो दोनों स्ट्रोहेड की टोली को ढेर सारी दुआएं देते हैं। अब जैसे ही गोइंग मैरी आइलैंड से बाहर निकलती है, एक विशाल गोल्ड फिश उनका रास्ता रोक लेती है। पूरी टोली डर जाती है, लेकिन तभी दोनों जाइंट मिलकर अपने बड़े बड़े हथियार उठाते हैं और एक ही वार से उस मछली के 2 टुकड़े कर देते हैं। दोनों जाइंट दूर से चिल्लाते हैं, आगे बढ़ते रहो। दूसरी तरफ मिस्टर 3 और मिस वैलेंटाइन जिंदा तो बच गए थे, पर उनकी हालत अब खराब थी। तभी मिस्टर 0 का कॉल आता है। अब जैसे मिस्टर 3 का मिशन फेल हो गया था, तो वो कॉल उठाने से डर रहा था, लेकिन मिस वैलेंटाइन गुस्से में मिस्टर 0 का कॉल उठाकर मिस्टर 3 की शिकायत करने वाली थी, क्योंकि अगर वो पहले ही उस टोली को मार देता तो ये सब ड्रामा ही न होता। मिस्टर 3 डर जाता है और अपनी ही पार्टनर मिस वैलेंटाइन को खत्म कर देता है, ताकि उसका राज बाहर न जाए। अब रात का वक्त होता है। शिप पर जश्न चल रहा था। सांजी ने डायनासोर स्पेशल डिश बनाई थी। सब मजे कर रहे थे, लेकिन अचानक नामी को बहुत तेज थकावट और कमजोरी महसूस होती है। वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, अचानक उसकी आंख के सामने अंधेरा छा जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और यहीं पर इसका सेकंड एपिसोड भी खत्म होता है। अब आखिर नामी के साथ हुआ क्या था, वो क्यों अचानक इतनी बीमार हो गई, और क्या वो सही हो भी पाएगी या नहीं, ये तो अब हमें आगे ही पता चलेगा। अब 6ठे एपिसोड की शुरुआत होती है निको रोबिन से, जो किसी का स्वागत कर रही थी, क्योंकि मिस्टर 0 ने रोबिन से फ़ोन पर बात की थी। उसने कहा था कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो उनका अच्छे से ध्यान रखना। वहाँ पर एंट्री होती है वापोल की, जो ड्रम आइलैंड का भगोड़ा और घमंडी बादशाह है। उसका आधा चेहरा स्टील मतलब लोहे जैसा दिखता है। वापोल यहाँ मिस्टर 0 से मिलकर अपने पुराने एहसानों का बदला चुकाने आया था। उसने बरूक वर्क को काफ़ी फंडिंग और पैसा दिया था, और अब जब वो खुद मुश्किल में है तो वो मिस्टर 0 से मदद मांगने आया था। वापोल को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मिस्टर 0 खुद उससे मिलने नहीं आए थे। रोबिन तभी उसे उसकी औकात याद दिलाती है। वो कहती है कि तुम अपने आइलैंड से भाग कर यहाँ पर अपनी जान बचाने आए हो, और मिस्टर 0 ने तुम्हारे एहसानों के बदले में तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। तभी निको रोबिन उसके सामने एक डेविल फ्रूट रख देती है। अब वापोल उस डेविल फ्रूट को खा लेता है, जिससे अब उसे भी सुपर पावर मिल जाती है। इधर शिप पर नामी को होश आता है। सांजी उसके पास खड़ा था और उसे कुछ खाने के लिए देता है। नामी को बहुत ज़्यादा दर्द और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। सांजी उसे बताता है कि वो पिछले 3 दिन से बेहोश थी। ये सुनकर नामी के होश उड़ जाते हैं।
जब नामी अपने हाथ उठाकर देखती है तो वो डर जाती है। उसका पूरा हाथ नीला और काला पड़ चुका था। वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल गार्डन में उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो और अब उसकी जान खतरे में हो। सांजी उसे दिलासा देता है, तुम फिक्र मत करो नामी, हम जल्द ही किसी आइलैंड पर उतरेंगे और तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। नामी इमोशनल हो जाती है ये देख कर कि उसके सारे दोस्त उसकी कितनी परवाह करते हैं। बाहर आकर सांजी सबको बता देता है कि नामी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है। दूसरी तरफ स्मोकर और तशीगी मरीन हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। उन्हें गार्प को रिपोर्ट देनी थी कि उन्हें स्ट्रॉ हैट की टोली या फिर प्रिंसेस वीवी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब वो लोग हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा खौफनाक था। चारों तरफ तलवारों के निशान थे और मरीन मर गए थे। स्मोकर को शक होता है कि ये ज़रूर स्ट्रॉ हैट की टोली का काम होगा। पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुका था। अब इधर लूफी और उसकी टीम डिसाइड करती है कि जो भी पहले आइलैंड मिलेगा वहाँ रुक कर वो नामी का इलाज कराएंगे। उन्हें दूर से ड्रम आइलैंड दिखता है। वीवी बताती है कि ये आइलैंड अपने बेहतरीन डॉक्टर के लिए मशहूर है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सालों पहले जब वीवी एक बच्ची थी, सारे देशों के राजा एक बड़ी मीटिंग में आए थे। वहाँ पर एलाबास्ता के राजा मतलब वीवी के पिता और ड्रम आइलैंड का घमंडी राजा वापोल भी था। उस मीटिंग में एक नए क्रांतिकारी के बारे में बात होती है जिसका नाम था मंकी डी ड्रैगन, जो आगे चलकर उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन वापोल को किसी की परवाह नहीं थी, वो तो बस बैठकर खाने में मस्त था। वीवी के फादर को वापोल की ये बदतमीजी पसंद नहीं आती। उन्होंने वापोल को सुना दी, तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने अपनी प्रजा का बुरा हाल कर दिया है, तुम तो बस अपने आप में मस्त रहते हो। वापोल को ये बात चुभ जाती है और वो गुस्से में आकर एलाबास्ता के राजा के ऊपर भड़क जाता है और इसी वजह से वीवी को ड्रम आइलैंड ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं होता। अब हम देखते हैं मरीन हेडक्वार्टर के अंदर स्मोकर को अब समझ आ रहा था कि ये तबाही स्ट्रॉ हैट की टोली की नहीं बल्कि किसी और की थी। तलवारों के निशान और मरीन को मारने का तरीका किसी और का था। तभी उन पर कोई हमला करता है। यह बरूक वर्क की एक एजेंट थी जो कि वहाँ पर कुछ ढूंढने आई थी। इस एजेंट के पास बेसबॉल की डेविल फ्रूट की पावर थी। वो हर चीज को बॉल की तरह हिट कर सकती थी। स्मोकर और उसकी गजब की फाइट होती है, लेकिन स्मोकर की पावर उस पर भारी पड़ जाती है। स्मोकर उसे हरा देता है। इधर लूफी और उसकी टोली नामी को लेकर ड्रम आइलैंड के मेन गेट पर पहुंच जाती है, लेकिन आइलैंड के लोग उन्हें देखते ही बंदूक तान लेते हैं। वो चिल्लाते हैं कि तुम सब लुटेरे हो और हम किसी भी लुटेरे की कोई मदद नहीं करते, तो यहाँ से चले जाओ। लूफी को गुस्सा आ रहा था, वो लड़ने को तैयार था, लेकिन वीवी उसे रोकती है। वीवी जानती थी कि अगर यहाँ पर लड़ाई हुई तो नामी का इलाज यहाँ नहीं होगा। वीवी को एक गोली भी लग जाती है, फिर भी वो गुस्सा नहीं करती। वो उन लोगों के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और सिर झुकाकर माफी मांगती है और कहती है, हम खतरा नहीं है, हमें बस एक डॉक्टर की तलाश है क्योंकि हमारी दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार है और हमारी मदद कीजिए। लूफी उसे देखकर हैरान था कि एक प्रिंसेस होकर भी वीवी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वीवी की अच्छाई देखकर आइलैंड के लोगों का दिल पिघल जाता है और वो दरवाज़ा खोल देते हैं। वहाँ का गार्ड डोल्टन सामने आता है। वो एक ईमानदार और भला आदमी था। वो वीवी से माफ़ी मांगता है कि उन्होंने बिना देखे तुम पर गोली चला दी। अभी तक डोल्टन को ये नहीं पता चलता कि उनके सामने एल्बास्ता की प्रिंसेस खड़ी है, पर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि ये लुटेरे बुरे नहीं है। अंदर आने के बाद डोल्टन एक दर्दनाक सच बताता है। वो कहता है कि पिछले साल इस आइलैंड पर ब्लैक बियर्ड नाम के एक भयानक लुटेरे ने हमला किया था। ब्लैक बियर्ड की तबाही इतनी ज्यादा थी कि यहाँ का बुज़दिल राजा वापोल अपनी प्रजा को मौत के मुंह में छोड़कर रातों रात भाग निकला। डोल्टन बताता है कि तभी से यहाँ के आम लोग अपनी रक्षा खुद ही करते हैं, इसीलिए वो हर अनजान बंदे पर बंदूक तान देते हैं। लूफी तुरंत डॉक्टर के बारे में पूछता है, पर डोल्टन की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डोल्टन कहता है, वापोल ने सारे डॉक्टरों को मरवा दिया या फिर अपने साथ ले गया। अब पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही डॉक्टर बची है, डॉक्टर कोरिया। लोग उसे चुड़ैल भी कहते हैं क्योंकि वो बर्फीले पहाड़ के सबसे ऊपर एक पुराने महल में रहती है। डोल्टन उन्हें आगे जाने से रोकता है क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना बहुत खतरनाक है और वैसे भी अब रात होने वाली है, पर नामी के पास वक्त नहीं था। इसी बीच मरीन हेडक्वार्टर में तशीगी पर हमला होता है। यह बरूक वर्क का एक एजेंट मिस्टर 11 था। तशीगी देखती है कि उसके पास भी एक लीजेंडरी तलवार है और तशीगी का मिशन तो यही था कि गलत लोगों से अच्छी तलवारें वापस लेना।
दोनों के बीच तलवारबाजी होती है और तशीगी अपनी अच्छी तलवारबाजी से मिस्टर 11 को धूल चटा देती है और उससे वो तलवार ले लेती है। स्मोकर वहां पहुंचकर उसे जिंदा पकड़ लेता है ताकि वो बरूक वर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। अब हम वापस ड्रम आइलैंड को देखते हैं। लूफी पहाड़ की चोटी पर बने उस महल को देख रहा था। उसे पता था कि अगर नामी रात तक नीचे ही रुकेगी तो शायद वो मर भी सकती है। लूफी नामी के पास आता है और उसकी आंखों में देखकर एक सवाल पूछता है। नामी, ऊपर सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है, रास्ता बहुत मुश्किल है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? नामी कमजोर आवाज में बोलती है, मुझे अपने कैप्टन पर पूरा भरोसा है। लूफी नामी को अपनी पीठ पर मजबूती से बांध लेता है। वो तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी दोस्त को उस डॉक्टर तक पहुंचा कर रहेगा। सांजी, जो नामी की हालत देखकर पहले ही परेशान था, वो कहता है, लूफी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, रास्ते में खतरा आ सकता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब लूफी और सांजी अपनी जान हथेली पर लेकर निकल पड़ते हैं। अब नीचे गांव में माहौल बहुत टेंशन में था। उसोब घबराहट में अपना कोई नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी जोरो वहां आकर उससे बोलते हैं, शायद मुझे लूफी के साथ जाना चाहिए था। उसोब जो पहले ही परेशान था वो जोरो पर भड़क जाता है, अब बोलने का क्या फ़ायदा, जब जाना चाहिए था तब तो तुम चुप थे, अब दिमाग मत खराब करो। जोरो को पहली बार किसी की बात का इतना बुरा लगता है। वो बस इतना कहता है, ये बात तुम आराम से भी बोल सकते थे, और वहाँ से निकल जाता है। उसोब को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। ओसोप और वीवी एक साथ बैठकर बर्फ को देख रहे थे। वीवी उसे अपने बचपन की एक बात बताती है, जब वो छोटी थी और मीटिंग में राजाओं की बातें सुनना चाहती थी, तब इग्रम ने उसे रोक दिया था। इग्रम ने कहा था, राजकुमारी अभी वक्त नहीं आया, जब आप बड़ी होंगी और सही वक्त आएगा तब आप भी ऐसी बड़ी मीटिंग का हिस्सा बनेगी और फिर आप अपने राज्य को संभालेंगी। तभी हम देखते हैं कि वापोल मीटिंग में से गुस्से में बाहर निकलता है और रास्ते में खड़ी नन्ही वीवी से टकरा जाता है। अब वो घटिया आदमी इतनी सी बच्ची पर हाथ उठा देता है और जोरदार चाटा मार देता है। इग्रम और डोल्टन वहाँ खड़े ये सब देख रहे थे। इग्रम का खून खोल उठता है, लेकिन वीवी रोने के बजाय सर झुकाकर माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही आपके रास्ते में आ गई थी। वीवी जानती थी कि अगर वो वहाँ झगड़ा करती तो दो देशों के बीच में जंग छिड़ सकती थी और पता नहीं कितने मासूमों की जान चली जाती। वीवी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने राज्य एलाबास्ता को बचाना। उसोप उसे समझाता है कि वो बहुत ताकतवर है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इधर लूफी नामी को पीठ पर बांधे नंगे हाथों से बर्फ की चट्टानों पर चढ़ रहा था। अचानक एक भयानक तूफान से सांजी का हाथ फिसल जाता है। वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। लूफी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो अपनी गर्दन को रबर की तरह खींच के सांजी को हवा में ही पकड़ लेता है और फिर झटके से ऊपर फेंक देता है। नामी को पीठ पर बांधकर नंगे हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए फाइनली लूफी उस पहाड़ जैसी चट्टान पर चढ़ जाता है। लूफी की हालत एकदम खराब हो जाती है। वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तभी अंदर से एक अजीब सा भालू जैसा दिखने वाला दानव आता है। लूफी अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही बात कहता है, प्लीज मेरे दोस्तों को बचा लो, और तभी वो बेहोश हो जाता है। इधर मरीन हेडक्वार्टर में स्मोकर उस बरूक वर्ग के एजेंट से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। जब वो एजेंट मुंह ही नहीं खोलता तो स्मोकर अपनी स्मोक की पावर से उसे बेहोश कर देता है। तशीगी हैरानी में थी, पर स्मोकर को समझ में आ गया था कि ये एजेंट किसी डिंडिन मुशी, मतलब वही कम्युनिकेशन डिवाइस जिसे वन पीस में कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे ढूंढ रहा था। नीचे गांव में जोरो और डोल्टन पुरानी बातें कर रहे थे। डोल्टन बताता है कि कैसे वापूल ने इस आइलैंड को नरक बना दिया, और अब भी डोल्टन डरता है कि अगर वो किंग वापस आ गया तो हम क्या करेंगे। जोरो कहता है, तुमने मेरी और मेरे दोस्तों की मदद की, हमें सहारा दिया, अगर वो किंग वापस आता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम मिलकर उस किंग का सामना करेंगे। और यहीं पर इसका 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आखिर कौन था वो मॉन्स्टर? क्या वो कोई खतरा था या बरूक वर्ग का एजेंट? और क्या नामी बच पाएगी या फिर नहीं? और वापोल वापस आ रहा था अपनी खतरनाक आर्मी के साथ, और अब तो उसके पास डेविल फ्रूट की पावर भी थी। अब क्या जोरो और डोल्टन मिलकर उस खतरनाक किंग का सामना कर पाएंगे या नहीं, ये सब हम जानेंगे इसके लास्ट पार्ट में। तो कमेंट में वन पीस सीजन 2 का लास्ट पार्ट टाइप ज़रूर करना। जितने ज़्यादा कमेंट लास्ट पार्ट के आएंगे उतनी ही जल्दी होगी इसके आखिरी पार्ट को बनाने में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ इसका आखिरी पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।